पेपर के वक्त आपकी स्ट्रेटजी क्या होनी चाहिए, उसको 3 घंटे में करने की कोशिश करें। तो ऐसा कैसे हो सकता है कि यार आप फेल हो जाए वहाँ पे, लेकिन आइजा को पिक करना थोड़ा सा ट्रिकी हो जाता है। फॉर इस्लामिक स्टूडेंट्स, कैफ के एग्जाम्स करीब हैं और पेपर से 2 हफ्ते पहले आपकी स्ट्रेटजी क्या होनी चाहिए और पेपर के वक्त आपकी स्ट्रेटजी क्या होनी चाहिए। तो एक छोटी सी वीडियो बड़ी हेल्पफुल रहेगी आपके लिए। अगर मैं सबसे पहले कैफ 8 ऑडिट एंड एश्योरेंस की बात करूं तो देखें यार, कैफ 8 ऑडिट एंड एश्योरेंस में आपके पास जो अभी 2 हफ्ते रह गए और आपने जितने भी दिन एलोकेट किए हुए 4 दिन 5 दिन 6 दिन, सबसे पहला काम आपने ये करना है कि इस पॉइंट ऑफ टाइम पे आपने पूरे ऑडिट को सबसे पहले रिवाइज करना। सबसे पहला सिंपल स्टेप ये सही है। और जिस सीक्वेंस में मैंने आपको चीज़ें पढ़ाई हैं, आप कोशिश करें उसी सीक्वेंस में चीज़ों को रिवाइज करना स्टार्ट करें। अच्छा, जब आप एक बार पूरा स्टैंडर्ड को पढ़ लेते हैं या किताब से पढ़ लेते हैं इसको एक बार, तो कोशिश अगला काम आपने फ़ौरन से ये करना है कि उसको क्विकली आप लिखना स्टार्ट करते हैं। सही है, जितने भी इसके फ्लो चार्ट्स वगैरह हैं या की कॉन्सेप्ट्स हैं उसको एक बार लिखना स्टार्ट करते हैं। लेट्स से आरपी है और आउटसाइड द नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस है, तो ये इसके प्रोसेस है। सबसे पहला काम आप ये कर लें, जहाँ आप अपना ऑडिट पूरा रिवाइज कर लेते हैं, भले 3 दिन लगे 4 दिन लगे, उसके बाद आपने ये करना है कि पिछले 4-5 अटैम्प्ट के या 6 अटैम्प्ट के जो पेपर है हमारे पास, उसको 3 घंटे में करने की कोशिश करें। प्रैक्टिस जो होती है वो आप लोग आइसोलेशन में कर रहे होते हैं, पेपर आपके पास 3 घंटे का आता है, तो फिर आप ये मैच चेक करें कि यार 3 घंटे के पेपर में एग्जामिनर की साइकोलॉजी क्या है, ठीक है, वो किस तरीके से पेपर पूछ रहा होता है, किस तरीके से एक वेटेज रख रहा होता है, और फिर कोशिश करें कि टाइम मैनेजमेंट करते हुए 3 घंटे में अपने पेपर को अटैम्प्ट करें। जब आप 3 घंटे में अपने पेपर को अटैम्प्ट करेंगे तो आप ये एनालाइज करें कि यार मैंने जो स्टैंडर्ड में पढ़ा, जो मैंने खुद से लिखा और पेपर में क्या लिख रहा हूँ, सही कहाँ गलती हो रही है, क्या क्या मुझसे गलती हो रही है, आइजा पिक नहीं कर पा रहा हूँ, सही ड्राफ्ट नहीं कर पा रहा हूँ, चीज़ों को लिंक नहीं कर पा रहा हूँ, सवाल की सिलेक्शन मेरी गलत हो गई थी, मुझे पहले इस सवाल की तरफ जाना चाहता है, मैंने गलती कर दी इस सवाल की तरफ जाके। जो एक रियल टाइम में पेपर में आप 3 घंटे में स्ट्रेटजी बनाते हैं, सेम आपने वहाँ पे भी यही करना है। अभी भी जो 6 टाइम के 5 पेपर आप अटैम्प्ट करेंगे, आपने एक्जैक्टली यही काम करना है और कोशिश करें कि एक उसको जितना मैक्सिमम अटैम्प्ट कर सकते हैं। टाइम मैनेजमेंट देखें ताकि पेपर से पहले आपको पता चल जाए कि आपकी गलतियाँ कहाँ पर हो रही हैं। सेकंड सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ कि जब आप पेपर में मौजूद होंगे तो एक चीज़ बड़ी क्लियर है, ऑडिट जैसा सब्जेक्ट हो गया, लॉ जैसा सब्जेक्ट हो गया, इसके अंदर नॉर्मली बच्चे के अंदर ये कैफियत आ रही होती है कि वो भूल रहा होता है, ठीक है। मैं बहुत एक इंपॉर्टेंट बात बच्चों से कहता हूँ कि यार अगर 1-2 डेट्स आप भूल जाते हैं या 1-2 प्रोसेस आप भूल जाते हैं तो ऐसा कैसे हो सकता है कि यार आप फेल हो जाए। मतलब ये तो रीज़न नहीं हो सकता कि 1-2 डेट्स भूल गया मैं या फिर 1-2 प्रोसेस भूल गया, 1-2 सवाल मैंने सही नहीं करा तो मैं पेपर में फेल हो जाऊँगा, ऐसा नहीं होता, ठीक है। तो कोशिश करें इस कैफियत से पहले निकल जाए आप, और सबसे पहले अपने माइंडसेट पर आप ये रखें कि आप इंशाल्लाह ये पेपर पास कर लेंगे। 3 घंटे के दौरान जो आपको रीडिंग टाइम मिलेगा, उस रीडिंग टाइम में आपने एक अच्छी स्ट्रेटजी बनानी है। अब जो मैं आपसे बात करने जा रहा हूँ बड़ी इंपॉर्टेंट है। जो आपके पास 3 घंटे का पेपर होगा, उस 3 घंटे के पेपर में आपके पास ऑडिट जैसे सब्जेक्ट में 3 किस्म के सवाल आते हैं, ठीक है। एक आपके पास जो सवाल की नेचर होगी वो थ्योरी बेस्ड क्वेश्चन होगी। क्या मतलब इसका कि यार वो एक सिंपल सी थ्योरी बेस्ड क्वेश्चन होगा, वो आपसे कहेगा कि यार मुझे इसके प्रोसीजर्स वगैरह बता दो या इसका आंसर दे दो। वो कंपैरेटिवली हमारे पेपर का एक आसान होता है, इसमें सोचना ज़्यादा नहीं होता है। लेकिन पिछले 3-4 अटैम्प्ट से आके करके आ रहा है कि उन एरियाज़ के ऊपर जिससे उसने कभी भी थ्योरी बेस्ड क्वेश्चन नहीं पूछे हैं, वो वहाँ पे जाके उससे थ्योरी बेस्ड क्वेश्चन पूछता है। तो 15-20 नंबर पेपर में हमारे पास ये थ्योरी बेस्ड क्वेश्चन के होते हैं। रिमेनिंग जो 80 नंबर है सिनेरियो बेस्ड क्वेश्चन का, इसकी 2 किस्में हैं, ये बड़ी इंपॉर्टेंट है, समझ लीजिएगा। पहली किस्म ये है कि इसके अंदर आपके पास सिनेरियो दिया हुआ होगा और सबसे मुश्किल काम उस सवाल में ये होगा कि आपको आइजा पिक करना होगा। इसी सवाल की रिक्वायरमेंट हमें पता है, अभी से पता है कि पेपर में क्या रिक्वायरमेंट आनी है। इवैल्यूएट the above situation, सही है, and describe the respective audit procedure and the corresponding implication on the audit report। लेकिन यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ आपके लिए होगी कि आपने सवाल में आइजा को पिक करना होगा। ये जो सिनेरियो बेस्ड क्वेश्चन की एक किस्म होती है हमारे पास, ठीक है, जिसको मैं सेकंड कैटेगरी कहता हूँ। तो ये सिनेरियो बेस्ड क्वेश्चन में हमारे पास सबसे मुश्किल चीज़ ये होगी कि यार आपने अगर आइजा पिक कर लिया ना तो उसके बाद का काम आसान है वहाँ पे, लेकिन आइजा को पिक करना थोड़ा सा ट्रिकी हो जाता है। फॉर एग्जाम्पल एक ट्रांजेक्शन है आरपी के साथ और आउटसाइड द नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस है, तो ना आरपी लिखा हुआ होगा ना आउटसाइड द नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस लिखा हुआ होगा, लेकिन सवाल पढ़ के आपको समझना होगा कि ट्रांजेक्शन आरपी के साथ है और आउटसाइड द नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस के साथ है। इसी तरीके से एक सवाल होगा गोइंग कंसर्न की इंप्लीकेशन होगी, गोइंग कंसर्न का वर्ड यूज़ नहीं हो रहा होगा। इसी तरीके से सवाल होगा फ्रॉड की इंप्लीकेशन होगी, फ्रॉड का वर्ड यूज़ नहीं हो रहा होगा। तो ये जो आपके पास किस्म होगी आइजा की सवालात की, इसमें सोचना बड़ा, और अगर इसको आपने बिल्कुल एंड में लेके चले गए तो इसमें मसला सारा का सारा ये होता है कि एंड में बच्चे की सोचने की सलाहियत वैसे ही थोड़ी सी कम हो रही होती है, स्ट्रेस हो रहा होता है, चीज़ें हो रही होती है। तो कोशिश करें कि इसको बिल्कुल एंड में ना रखिएगा। जहां आपने फॉर एग्जांपल 1 घंटे के अंदर 30-35 मार्क्स का पेपर अटैम्प्ट कर लिया, सिक्योर कर लिया मार्क्स, आपको लगता है हाँ यार मेरे मार्क्स अच्छे हैं, अब इस सवाल के ऊपर सोचने में आपका टाइम थोड़ा सा लगेगा, अटैम्प्ट करने में नहीं लगेगा, ठीक है। अच्छा, इसी तरीके से हमारे पास एक और सवाल होते हैं, एक और कैटेगरी होती है जिसमें सवाल की रिक्वायरमेंट बड़ी क्लियर होती है लेकिन उसके ऊपर स्टैंडर्ड वगैरह हमें कोई हेल्प नहीं करता। सही, लेट्स से
सवाल आ गया कि जी इन द अबव सिनेरियो मुझे बिजनेस रिस्क बताओ, उस बिजनेस रिस्क के अगेंस्ट ऑडिट रिस्क बताओ और उस ऑडिट रिस्क के अगेंस्ट मुझे ऑडिट रिस्क बताओ। तो यहाँ डिपेंड करता है कि पिछले 4-5 महीने आपने तैयारी कैसे करी है, कितनी ज़्यादा आपने प्रैक्टिस करी हुई। तो ये सवाल भी हमारे पास नॉर्मली पेपर में आ रहे होते हैं। इन सवाल के ऊपर आपकी रिक्वायरमेंट क्लियर होती है, सब कुछ होता है, बस सवाल पढ़ के आपको ड्राफ्टिंग करनी होती है। सही, लाइक फ्रॉड रिस्क फैक्टर की ड्राफ्टिंग वो आपसे पूछ लेगा, ऑडिट रिस्क की आपसे ड्राफ्टिंग पूछ लेगा, रिपोर्टिंग इम्प्लीकेशंस की आपसे ड्राफ्टिंग पूछ लेगा। तो कोशिश आपने ये करनी है कि इन सवालात में आपको पता है रिक्वायरमेंट क्या है, लेकिन सवाल के अंदर जो इन्फॉर्मेशन होती है ना उसको बड़ा आराम से और तहम्मुल से पढ़ना होता है और उसकी इन्फॉर्मेशन को एक्सट्रैक्ट करना होता है। तो जब आप पेपर को पढ़ लेंगे तो पेपर को इन 3 कैटेगरीज में आपने बाइफरकेट कर देना है और फिर आपने ये चेक करना है कि यार कौन सी ऐसी चीज़ है जो कि मुझे लगता है कि मैं बड़े आराम से पेपर में अटैम्प्ट कर लूँगा। लेट्स से इवन वो थ्योरी बेस्ड क्वेश्चन भी है, गो फॉर इट। अगर आपको लगता है कि नहीं यार ये एज अ पिक वाला मैंने एज अ पिक कर लिया है, ठीक है, और मुझे पता है इसके अंदर आरपी और आउटसाइड द नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस है, मैं अटैम्प्ट कर सकता हूँ, 10 नंबर का सवाल है, गो फॉर इट। सही है। अगर आपको लगता है यार ऑडिटर्स का सवाल है, मुझे सवाल में 4-5 इंस्पेक्टर दिख रहे हैं, गो फॉर इट, ठीक है। उस हिसाब से आप स्ट्रेटजी बना लीजिएगा कि 100 नंबर का पेपर है, पेपर में 10 सवाल है, इस 10 सवाल में से मेरे पास 2 सवाल थ्योरी बेस्ड क्वेश्चन के हैं, लेट्स से 5 सवाल मेरे पास आइजा पिकिंग के हैं और 3 सवाल मेरे पास इस तरह के ऑडिट रिस्क फ्रॉड इस तरह के सवाल है। सही है, ऑडिट प्रोसी के सवाल है। तो जब आपने ये बाइफिकेशन कर ली तो उसके बाद अगला काम आपने ये करना है कि जिसमें आपकी ग्रिप सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो और आपको लगता हो कि आप आराम से मार्क्स सिक्योर कर सकते हैं, आप अटैम्प्ट करने बैठ जाएगा पेपर। सही, भले उस सवाल को अटैम्प्ट करने बैठ जाएगा। और अगली चीज़ सबसे इंपॉर्टेंट, ऑडिट में जो मेजॉरिटी बच्चा फेल होता है वो टाइम मैनेजमेंट की वजह से फेल होता है। तो एक सिंपल सी एडवाइस आपको है, जो भी सवाल देखें उसका एक टाइम नोट कर लें। 10 नंबर का सवाल आया है पेपर में आपके पास, उसको अटैम्प्ट करने के लिए 1.7 से मल्टीप्लाई करें, 17 मिनट से आपके पास, 17 मिनट में जितना मैक्सिमम उसको अटैम्प्ट कर सकते हो करो, आगे बढ़ जाओ। लगता है 1-8 मिनट में पूरा कर सकते हो, पूरा कर लो, नहीं तो आगे बढ़ जाओ। सही है। कोई ऐसा सवाल ना उठाना जहाँ तुम्हें लगे कि यार मुझे इसमें सोचने में बहुत टाइम लग जाएगा और मुझे कंफर्म नहीं है इसका आंसर और मुझसे आइजा पिक नहीं हो रहा, उसको थोड़ी देर के लिए डिफर्ड कर देना। सही है। जो ईजी मार्क्स सिक्योरिंग हो ना उसको आराम से अटैम्प्ट करना। पहले घंटे में अगर आपने 30-35 नंबर का, तो 100 नंबर के पेपर को अगर हम देखें तो यार हर घंटे में आपने 30-33 नंबर का पेपर अटैम्प्ट करना है। पहले घंटे में अगर बच्चे ने 30-35 नंबर का पेपर अटैम्प्ट कर लिया और अच्छे सवाल अटैम्प्ट कर लिए जिसमें इसकी ग्रिप अच्छी है, इसका मतलब उसने 25-30 मार्क्स सिक्योर बड़े आराम से कर लिए। तो फिर अगली जो आपके पास 2 घंटे होंगे और 70 नंबर का या 65 नंबर का पेपर रहता होगा तो बड़े आराम से आप उसको मैनेज कर सकेंगे। तो कोशिश आपने इसी तरीके से लेके चलनी है कि 1 घंटे के अंदर आपने 30-35 नंबर का पेपर ऑन एवरेज अटैम्प्ट करना है और जिसमें आपकी ग्रिप सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो वहीं से आपने लेके चलना है। बेस्ट ऑफ लक बच्चों, थैंक यू सो मच।